फेज ट्रांसफॉर्मेशन का, कि जब किसी का फेज चेंज होगा तब डेल यू डेल एच वगैरह कैसे निकालेंगे। इसके बाद बच्चों मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में वर्क डन कैसे निकालेंगे, डेल यू डेल एच क्यू कैसे निकालोगे, ये सब मैंने बताया था। इसके बाद आप याद करो बच्चों, हमने ये भी बताया था कि सॉलिड पे, लिक्विड पे या फिर गैस पे, है ना, सॉलिड लिक्विड और गैस पे आप किस तरीके से जाकर कैलकुलेट करोगे वर्क डन, क्यू, डब्ल्यू, डेल एच, ये वगैरह वगैरह जो भी है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, कल की लेक्चर में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया अबाउट सिस्टम में, कौन सा सिस्टम, आइडियल सिस्टम, आइडियल सिस्टम। ठीक है, आइडियल सिस्टम में फर्स्ट है आपका आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, इसके बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा टी क्या रहेगा बच्चों, 0, तो इसका जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 0, एंड थर्ड है आपका क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक के हिसाब से, जो कि रिवर्सिबल पे भी लगेगा और इरिवर्सिबल पे भी लगेगा, ये कंसेप्ट। बाकी वर्क डन का दो फॉर्मूला आया था, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बच्चों, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या आया था, माइनस ऑफ 2.303 nRT log of V2 by V1, where V2 is what, फाइनल वॉल्यूम, V1 is what, इनिशियल वॉल्यूम। एंड इसी को मैं ऐसे भी लिखे थे बच्चों कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 nRT log of P1 by P2, बिकॉज बच्चों आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन रिलेशन होता है P1 V1 इज इक्वल टू व्हाट, P2 V2, वेयर P1 V1 इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, P2 V2 फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है ना, तो ये चीज है। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में बच्चों यहाँ प्रेशर एक्सटर्नल जो है ये कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे प्रेशर जो था वो वेरिएबल रहता है, इसलिए ऐसा आया था। यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालते हैं इरिवर्सिबल का, कि माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल, है ना, nRT 1 by P2 माइनस ऑफ 1 by P1, ये पूरा डेरिवेशन मैंने कल की क्लास में बताया था। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर P2 के बराबर होगा जब स्टॉप हो जाएगा कौन, पिस्टन, ऊपर नीचे मूव करना बंद कर देगा, तो उस केस में आ जाएगा। तो ये वर्क डन इरिवर्सिबल का फॉर्मूला हो गया, ये वर्क डन रिवर्सिबल का। तो जब भी प्रोसेस आपको मेंशन करके ना दे बच्चों, तब भी आप अपने मर्जी से क्या लेके चलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था बच्चों, इतना ही तो है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। इसके बाद बच्चों मैंने ये बोला था कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली, एक्सपेंशन या कंप्रेशन को, तो मान लो अगर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन तो वॉल्यूम इंक्रीज है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो मान लो हमने ये सिस्टम बनाई, ये टैब बनाया, सपोज मैंने बनाया, तो हम तो यही चाहेंगे ना ये बहुत बढ़िया वर्क करे और ज्यादा से ज्यादा काम करे। ठीक है, तो मतलब ये काम जब करे क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जब भी सिस्टम ज्यादा वर्क करता है तो हम लोगों के लिए अच्छा होता है। तो बच्चों वर्क डन बाय द सिस्टम ज्यादा से ज्यादा चाहिए, दैट इज आउटपुट वर्क ज्यादा, इनपुट हमें कम काम करना पड़े, तो सिस्टम के ऊपर कम काम हो। अब देखो एक्सपांशन में ये होता है बच्चों कि वर्क डन रिवर्सिबल जो होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है इरिवर्सिबल से। ठीक है, ये चीज है कि मॉड ऑफ वर्क डन रिवर्सिबल ग्रेटर देन मॉड ऑफ वर्क डन इरिवर्सिबल। तो अब आप बोलेंगे कि सर किसको प्रेफर करना पसंद करोगे, हम तो बोलेंगे किसको, रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल का वर्क डन क्या है, ज्यादा। ये सारी बातें डिटेल में कल पढ़ाया था, अभी एक बार फिर क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूं, क्विक रिवीजन ऐसे ही कराऊंगा, सारे टॉपिक आपको याद करा दूंगा। अब जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें बताया था कि नंबर ऑफ स्टेप अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो हम इरिवर्सिबल से मूव करके रिवर्सिबल के तरफ जाएंगे, जितना ज्यादा स्टेप बढ़ाएंगे उतना मूव टुवर्ड्स रिवर्सिबल। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि जितना स्टेप बढ़ाओगे रिवर्सिबल की तरफ जा रहे हो, और रिवर्सिबल का वर्क डन क्या है, ज्यादा, तो जिसके तरफ जा रहे हैं उसी का बिहेवियर होगा। मतलब जैसे जैसे स्टेप बढ़ाएंगे इन केस ऑफ एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको बताया था। इसके बाद है बच्चों इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन में होता है बच्चों, कॉम्प्रेशन में होता है, कॉम्प्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज है। ठीक है, और यहाँ होता है वर्क डन रिवर्सिबल लेस देन वर्क डन इरिवर्सिबल। ठीक है बच्चों, ये चीज है, समझ गए। अब इसमें बात यह है कि ये आउटपुट
नहीं, ये इनपुट वर्क है जो हमें काम करना पड़ रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो हम तो यही चाहेंगे कि कम काम करना पड़े, तो कम काम करने के लिए हमको रिवर्सिबली जाना पड़ेगा, और यहाँ ज्यादा काम करवाने के लिए भी रिवर्सिबली जाना पड़ेगा। तो कम काम आपको करना है तो भी रिवर्सिबल प्रोसेस को चूज करें, अगर ज्यादा काम करना है तब भी आप रिवर्सिबल प्रोसेस को ही चूज करें। ठीक है बच्चों, तो यहां तक सारी बातें मैंने करवा दिया था। कुछ एक प्रॉब्लम भी मैंने करवाया था कल आपको अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो अब मैं आगे आगे बढ़ता हूं, और एक बात और बता दूं बच्चों कि हमेशा समझ लीजिए कि अगर ये सिस्टम है स्टेट 1 पर, यहाँ P1 V1 और T1 है, ठीक है, और ये यहां से यहां जा रहे, ठीक है, ये स्टेट 2 पे जा रहे, यहाँ P2 V2 और आपका T2। बट आपको पता होना चाहिए बच्चों, अभी अपन पढ़ रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ P1 V1 T, यहाँ P2 V2 T। तो कंडीशन ये है बच्चों कि अगर इनिशियल स्टेट है ये और ये फाइनल स्टेट है, तो एक बात आप याद रखें कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस आप रिवर्सिबली जाओ या इरिवर्सिबली जाओ, जैसे जाना है जाओ। फाइनल स्टेट, फाइनल पॉइंट, फाइनल स्टेट का वेरिएबल दोनों के केस में सेम रहेगा। बोलने का मतलब यह है कि अगर आप रिवर्सिबल वे में भी जाएंगे तब भी फाइनली P2 V2 T पे पहुंचोगे, और अगर इरिवर्सिबल वे में जाओगे तब भी P2 V2 T के पास पहुंचोगे। ठीक है, इसीलिए बच्चों जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो ये ग्राफ ऐसे अगर जाता है किसका, रिवर्सिबल का, तो जब जंप करके ग्राफ नीचे आता है इरिवर्सिबल, तो ये ग्राफ इस तरीके से यहीं तक जाता है, पीछे तक नहीं जाता। ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो एक ये रिवर्सिबल का ग्राफ इस तरीके का हो गया, और इरिवर्सिबल का ग्राफ इस तरीके। दिस इज आवर फाइनल पॉइंट। ओके बच्चों, तो फाइनल पॉइंट दोनों के केस में बिल्कुल क्या रहेगा, सेम, आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ता हूं, और इसमें तो मैंने प्रॉब्लम करा ही दिया था। दूसरा केस था इसका आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो दूसरा केस हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों, कौन सा, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस, और हमारे पास ये जो हम निकाल रहे, किसके लिए निकाल रहे बच्चों, आइडियल गैस के लिए। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कांस्टेंट, है ना। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, कांस्टेंट। अब इसमें क्या कंडीशन है कि यहाँ पे हमारा ये स्टेट 1 पे P1 V1 और ये T1 ऐसा, बट यहाँ प्रेशर P ले लो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जब हमारा स्टेट 2 पे चला जाएगा सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होगा, P V2 और क्या आपका T2। ठीक है, तो इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर को हमने कांस्टेंट दिखा दिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि PV इज इक्वल टू nRT, तो P V1 इज इक्वल टू nRT1, और यहाँ P V2 इज इक्वल टू nRT2। तो कुल मिला के यहाँ से लिख सकते हैं कि V1 by T1 इज इक्वल टू nR by P, और यहाँ से V2 by T2 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, nR by P। ओके, तो देखिए nR by P यहाँ भी है, nR by P यहाँ भी है, जो प्रेशर यहाँ वही प्रेशर यहाँ। सो nR by P का वैल्यू यहाँ पे जितना होगा उतना यहाँ पे होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। तो ये रिलेशन है, इसको आप याद रखेंगे। इन केस ऑफ व्हाट बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, अब इसके बाद है कि अगर हमें डेल्टा यू डेल्टा एच वगैरह निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो सीधा बात कि बच्चों डेल्टा यू हो या डेल्टा एच हो, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा यू हो, जो डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा NCV, है ना, और डेल्टा टी दैट इज T2 माइनस T1, क्योंकि आपको हमने जनरल फॉर्मूला जब पढ़ाया था इंटरनल एनर्जी का, तो उस टाइम बताए थे प्रूफ करके कि यही फॉर्मूला होगा आइडियल गैस के लिए एट ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर एनी कंडीशन फॉर आइडियल गैस। एंड डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, NCP और क्या आपका T2 माइनस T1। ओके बच्चों, NCP T2 माइनस ऑफ T1। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तीसरी बात, अगर हम बात करें वर्क डन का, तो वर्क डन का फॉर्मूला देखो, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल, है ना, इंटू DV, V इनिशियल से लेकर V फाइनल तक। देखिए बच्चों, वॉल्यूम यहाँ वेरिएबल है, और आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर है, तो अब यहाँ पे रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली बातें नहीं होंगी, सीधा बात होगा वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे बच्चों
प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जैसे वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यूज हम नहीं करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे चलता है वर्क डन। ठीक है, तो अब देखो ये तो प्रेशर कांस्टेंट है ना बाबू, प्रेशर कांस्टेंट P है ना, तो P को हमने बाहर निकाल दिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या हो गया बच्चों, P हो गया। साथ में फॉर्मूला लिखते जाओ यार, तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। माइनस ऑफ P बाहर हो गया, ठीक है, और ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ dV, V इनिशियल से लेकर कहां तक, V फाइनल तक। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, बात ये है कि जो वर्क डन है ना, वर्क डन जो है ना, ये वर्क डन में क्या हो जाएगा कि माइनस ऑफ P और dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा। तो V हो गया, V इनिशियल से लेकर कहां तक, V फाइनल तक। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V1, फाइनल वॉल्यूम क्या था, V2। तो यहां से जाएगा माइनस ऑफ P और V2 माइनस क्या आपका V1। तो ये हमारा आ गया क्या आपका वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ P V2 माइनस V1। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ P V2 और माइनस ऑफ P V1। इसको ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ NGRT और माइनस ऑफ क्या NGRT, ऐसा। तो यहाँ पे क्या आपका T2 और यहाँ पे क्या आपका T1, ठीक है, क्योंकि प्रेशर दोनों PP। तो अब देखो बच्चों NGR को कॉमन ले लें यहाँ से, तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया माइनस ऑफ NGR और साथ में क्या आपका T2 माइनस T1। इस तरीके से भी यहाँ वर्क डन निकल जाएगा, है ना। वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ NGR डेल्टा T, कुल मिला के ये आ गया। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ NGR और ये आ गया बच्चों आपका डेल्टा T। तो ये हमारा तरीका है बच्चों वर्क डन निकालने का। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेना या इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, दोनों में से किसी एक का, और आप एकदम आराम से आसानी से मुस्कुराते हुए ऐसा, है ना, वर्क डन आप कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग हीट पे, हीट पे आते हैं। तो आप याद करो हमने आपको पढ़ाया है कि वर्क डन मतलब जब भी आप एट कांस्टेंट प्रेशर का बात करें तो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज नॉन एज व्हाट बच्चों, इंथैल्पी। हमने पढ़ाया आपको, मैंने और आपने पढ़ाया मुझसे, एक दो बार नहीं 10-20 बार बताया हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या है बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट सप्लाई हम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंथैल्पी का चेंज बोलते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, डेल एच, दैट इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, एनसीपी और साथ में डेल्टा टी। तो कुल मिला के बात समझ में आ गया आपको, आइसोबैरिक प्रोसेस में कैसे कैसे निकालेंगे। क्लियर है बच्चों, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए प्लीज, और ये सारे फॉर्मूले फटाफट फटाफट फट 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 लिख लो जल्दी से एकदम। क्लियर है बच्चों, मैसेज तो कर दो यार। अच्छा, हमने नोट्स भेज दिया आपको, देखा कि नहीं आप लोगों ने, नोट्स मैंने सेंड कर दिया। सर नोट्स कब के हैं, कल की क्लास का और उसके प्रीवियस क्लास का, आज का नोट्स आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब एक चीज और बच्चों, रात में किया, एक किए थे 12-1 बजे के आसपास, लिख के सेंड कर दिए, लिख लिए बच्चों, लिख लिए, यस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो कुल मिला के इतना झंझट निकालने का अपने को, सीधा डेल एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, डेल यू इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी। फॉर्मूला तो हर बार यही लग रहा है इसका, Q इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। क्यों ऐसा, क्योंकि हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है, ये चीज होता है। इसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ NGR डेल्टा टी, और इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ P V2 माइनस V1, ये लिख सकते हैं। हो गया काम, कहानी खत्म। बट मैं एक बात और आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा
कि क्यूपी का वैल्यू ये आता है कि नहीं आता है। जरा आप देखो बच्चों, प्रूफ देखो, प्रूफ जैसे आप देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगा दो, FLOT, फ्लॉट लगा के भी ला सकते हैं। फ्लॉट तो ऐसा है जिसका यूज करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अब यहाँ पे देखो डेल्टा यू का जो वैल्यू है वो कितना है, NCB डेल्टा टी, NCB और डेल्टा टी और इज इक्वल टू क्यू, और डब्ल्यू का वैल्यू क्या बच्चों, माइनस ऑफ NGRT। क्लियर, क्लियर बच्चों, ये हो गया। अब देखो यहां से इसको इधर भेज दो, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NCB डेल्टा टी और प्लस NGR और डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी ये आ गया यहाँ पे। अब देखो N और डेल्टा टी कॉमन हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा Q इज इक्वल टू N डेल्टा टी कॉमन CB प्लस R। याद करिए आपको मैंने पढ़ाया है ना, CP माइनस CB इक्वल टू क्या होता है, R। रिलेशन बताए थे CP माइनस CB इक्वल टू क्या आपका R, तो CP इक्वल टू क्या होता है CB प्लस R। इस CB प्लस R के बदले हम क्या रख सकते हैं बच्चों, CP रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसके बदले क्या रख सकते हैं, CP। तो फाइनली यहां से क्या आ जाएगा कि Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी। जैसे चाहो वैसे याद रखो, हर एक टेक्निक आपका टीचर बताएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो QP है क्योंकि आपका टीचर इंटरनेशनल स्टार है, ठीक है, तो आपको भी वैसे ही बनाएगा बिल्कुल। इधर देखो QP इज इक्वल टू क्या आ गया, NCP डेल्टा टी। तो बच्चों कैसा भी प्रॉब्लम हो इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, इन्हीं कंसेप्ट का यूज करेंगे आप एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या आपको बात समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है? चलिए अगर आपको क्लियर है तो बस अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक ग्राफिकल प्रॉब्लम, ग्राफ में एक बार जरा बता देता हूं, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, आइसोबैरिक का ग्राफ, ठीक है। यहां देखिए 3 ग्राफ यहां पे हम ड्रॉ करेंगे बच्चों, और इसका तीनों का तीनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, कोई भी कर्वेचर नहीं होता। P वर्सेस B, P वर्सेस T, T वर्सेस आपका V। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। और यहाँ का जो स्लोप होता है ना M, वो K के बराबर होता है, और K क्या होता है NR बाई P के बराबर होता है, ऐसे याद रखना है। ये सारी बातें बता चुके हैं, है ना। P वर्सेस V का ग्राफ अगर बताएंगे तो ग्राफ ऐसा जाएगा, P वर्सेस T का ग्राफ, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। अगर यहाँ एरो ऐसा है, यहाँ भी ऐसा रहेगा, यहाँ ऐसा रहेगा। तो ये ग्राफ है बच्चों, इन ग्राफ्स को ध्यान में रखना, ये कोई एकदम आसान है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाया हूँ पूरे डिटेल में, इसलिए मैं भी ज्यादा ऐसे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्लियर है क्या आपको? गिव मी आंसर प्लीज। बट हाँ, यस यस। अब इसमें लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि यार अगर ये ग्राफ ऐसा दिया है P वर्सेस V का, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। इस ग्राफ में ऐसा जा रहा है प्रेशर P1, नहीं V वर्सेस आपका T का ग्राफ है ये, यहाँ प्रेशर P1, यहाँ P2 और यहाँ P3। पूछ रहा है कि बताओ क्या कौन होगा सबसे ज्यादा, P3, P2 या P1। तो फिर यहाँ पे कैसे करेंगे, मेरी बात को सुन लो जरा। आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू mx, ठीक है। तो ये m क्या है बच्चों, स्लोप होता है ना, स्लोप। और स्लोप क्या होता है बच्चों, tan थीटा, ठीक है। और tan का वैल्यू थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा जितना ज्यादा tan थीटा का वैल्यू उतना ज्यादा। तो कुल मिला के बात यहाँ पे वही होगा कि जिसका स्लोप ज्यादा उसमें एंगल भी क्या होता है, ज्यादा। तो अब जरा यहाँ देखिए, बात ये बच्चों कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि V बाई टी इक्वल टू क्या आपका K, वेयर K इक्वल टू NR बाई P। तो देखिए K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, क्योंकि NR तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, बट K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बच्चों, P। P का वैल्यू जितना बढ़ाओगे K का वैल्यू उतना कम होगा, P का वैल्यू जितना कम करोगे K का वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा, ठीक है। देख रहे हो ना, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका P है। यार हर बार अगर मान लो C 0 रहेगा तो क्या होगा, y इक्वल टू mx हो जाएगा ना। यहाँ तो y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ है, अरे 2 होता है भाई, y इज इक्वल टू mx प्लस c। और अगर c का वैल्यू 0 कर देंगे, कहीं कट नहीं करेगा ऊपर में, ओरिजिन के पास से पास होगा, तो क्या होगा, y इक्वल टू mx ही होगा ना भाई, समझ रहे हो। अगर c 0 कर देंगे क्या बचेगा, y इक्वल टू mx। अगर c रहेगा तो ऊपर कहीं कट करके जाएगा, समझे। यस, तो अब देखो, यस अब जरा इधर देखो, k इक्वल टू क्या आ गया, NR बाई P आ गया। तो P का वैल्यू जो है जितना बढ़ाओगे K का वैल्यू उतना कम होगा, P का वैल्यू इतना कम रखोगे K का वैल्यू उतना ज्यादा। देखो यहाँ स्लोप, दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2 और दिस इज थीटा 3।
तो सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1। तो ये मतलब K3 ग्रेटर देन K2 एंड K2 ग्रेटर देन व्हाट बच्चों? K1। और आपने देखा कि K जो है वो इनवर्सली रिलेशन रख रहा है किसके साथ? प्रेशर के साथ। तो जहां का K ज्यादा होगा वहां का प्रेशर क्या होगा बच्चों? कम। तो देखिए यहाँ का K सबसे ज्यादा है तो यहाँ का प्रेशर है P3, ये P2 और ये P1। तो ये प्रेशर सबसे कम और ये प्रेशर क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो यहाँ रिलेशन आ जाएगा P1 ग्रेटर देन P2, P2 ग्रेटर देन P3। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और ये ऐसा ही प्रॉब्लम आप स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़े होंगे या आपको मिला होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ते हुए आपको एक क्वेश्चन भी कराता हूं बच्चों, जरा ध्यान से चलना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। समझे बच्चों? अभी देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं ये क्वेश्चन कि 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस is expanded isobarically such that its temperature change by 300 Kelvin. Temperature change by 300 Kelvin. Calculate Q, del U, del H and W। जल्दी से निकालो बच्चों, आपके पास एकदम 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं है। 2 मिनट में इस प्रॉब्लम को करिए आप सॉल्व। बच्चों आंसर ला रहे हो? $20 of helium gas expanded isobarically such that its temperature changed by 300 Kelvin. Calculate Q, del U, del H and W। देखिए बच्चों, अब मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग ध्यान से देखो, अपना आंसर मैच कर लेना। ओके, ध्यान से देखना प्रॉब्लम में क्या थीम है, क्या वे है सॉल्व करने का। आप देखो आपका टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है, देन आपको भी वैसे ही सॉल्व करना है। सोचने के तरीके क्या है, सोचना पड़ेगा पहले। सबसे पहली बात बच्चों कि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सीपी का जरूरत पड़ेगा। तो हमें सीपी और सीबी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा गैस है बच्चों? ये हीलियम है। तो यहाँ पे हीलियम लिख दिया बाहर निकाल के। दिस इज मोनो एटॉमिक गैस एंड मोनो एटॉमिक गैस में सीबी का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 3/2R। ये याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम में नहीं दिया रहेगा। और दूसरा सीपी का वैल्यू फिर क्या होता है बच्चों? 5/2R। तो ये हमने करना है बस। तो ये सीबी और सीपी पहले निकाल के लिख दिए ऐसे। सीबी कैसे निकालते हैं तो बताया हूं मैं आपको कि जो वाइब्रेशनल उसको कंसीडर नहीं करना है, रोटेशनल एंड ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करके सीबी निकालते हैं। एंड
सेम सीबी में फिर आर ऐड कर देंगे तो सीपी आ जाता है। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट याद भी रखना है आपको, मोनोएटॉमिक का सीबी 3/2r, डायटोमिक का 5/2r, सीपी फॉर मोनोएटॉमिक 5/2r, सीपी फॉर डायटोमिक 7/2r, ये याद रखना। अब दूसरी बात देखें, दिस इज आइसोबैरिकली, आइसोबैरिक प्रोसेस है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, सच दैट इट्स टेम्परेचर चेंज बाय 300 केल्विन। टेम्परेचर चेंज कर रहा है 300 केल्विन, मतलब बच्चों चेंज दैट इज डेल्टा टी। ओके, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। अब सीधी बात समझ ले बच्चों कि ये जो डेल्टा टी है, चेंज बोल रहा है ना, चेंज इन टेम्परेचर, तो T2 माइनस T1 का डिफरेंस दिया है। तो अब यहां दो बात है बच्चों कि चेंज में आइदर टेम्परेचर इंक्रीजेज और टेम्परेचर डिक्रीजेज। ओके माय डियर स्टूडेंट, इफ टेम्परेचर इंक्रीज तो T1 से T2 बड़ा होगा तो डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, मतलब समझ टेम्परेचर कम हो जाएगा और डेल्टा टी किस में हो जाएगा, निगेटिव। बट यहां बच्चों आपको मेंशन करके दिया है कि 300 केल्विन जो है इसका चेंज कर रहा है। अब ये नहीं बोला है कि इंक्रीज या डिक्रीज, तो आपको अपनी मर्जी से सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव साइन दिया तो क्या इंक्रीज है, तो यहाँ पे प्लस क्या लेके चलेंगे आप, 300 केल्विन यहाँ लिख दिया डेल्टा टी का वैल्यू। अब ये पता चल गया, आपको टेंशन ही नहीं है। सबसे पहले निकालो आप डेल्टा यू। डेल्टा यू कैसे निकालोगे कि NCB और क्या आपका डेल्टा टी। अब इसका मोल पहले निकाल लेंगे। मोल का एक ही फॉर्मूला याद रखना बच्चों, कभी भी अगर आपको मोल निकालना हो ना, तो मोल का क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, गिवन वेट बाय मोलर मास। जो भी गिवन वेट है उसमें मोलर मास अगर आप डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। इसका गिवन वेट कितना बच्चों 20, तो यहाँ पे हो गया 20, और मोलर मास हीलियम का कितना होता है 4, तो 20/4 कर देंगे, कितना जाएगा ये 5 मोल। ओके बच्चों, तो 5 मोल हमें मिल गया हीलियम गैस। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू 5 इंटू सीबी कितना है 3/2r, 3/2r, और डेल्टा टी कितना है बच्चों 300। तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये इधर से 5 इंटू 3 इंटू 300 और बाई 2 इंटू आर। अभी आर का वैल्यू पुट कर दो जूल में, ठीक है, यस पृथ्वीराज सही जवाब। आर का वैल्यू पुट कर दो अगर आप जूल में 8.314 जूल, जैसे आर का वैल्यू यहां पुट कर देंगे 8.314, तो ये जो आंसर है बच्चों किस में आ गया आपका जूल में। नेट जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे निकल गया आपका डेल्टा यू। क्लियर है। सेम बच्चों अगर हमें निकालना है मान लो डेल्टा एच, तो डेल्टा एच के लिए क्या कंसेप्ट लगेगा, एन सीपी डेल्टा टी। तो एन का वैल्यू कितना 5, सीपी का वैल्यू कितना 5/2r, और डेल्टा टी कितना 300। तो ये जो आपका आ गया बच्चों, ये क्या आ गया आपका डेल्टा एच आ गया। और डेल्टा एच या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हैं, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हीट का वैल्यू भी इतना ही आ जाएगा। तो एकदम आसानी से निकल गया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा अगर आपको निकालना है मान लो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए दो फॉर्मूला, वर्क डन होता है माइनस ऑफ पी इंटू V2 माइनस V1, और दूसरा होता है वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ NGR और डेल्टा टी, ये बताया हमने आपको। तो देखिए माइनस ऑफ NG, N मोल ऑफ गैस, गैस का मोल कितना आया 5 आया, R आया, और डेल्टा टी कितना है बच्चों 300 आया। तो यहां से इसको सॉल्व जब आप करोगे तो वर्क डन जो है ये आ जाएगा किसमें, जूल में। अगर आप आर का वैल्यू जूल में लेंगे तो इस तरीके से आपको वर्क डन निकालना था, हीट निकालना था, डेल यू निकालना था, और डेल एच निकालना था। क्या आपको क्लियर हुआ, क्या आपको समझ में आया हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, बताओ जल्दी रिप्लाई करो सारे बच्चे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, सभी बच्चे रिप्लाई करिए, देखो कोई छूटना नहीं चाहिए यार, तुम लोग रिप्लाई करो यार, सारे बच्चे करो रिप्लाई। ठीक है, चलिए अभी मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम वापस लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, एक एक प्रॉब्लम को बाद में अगर वापस से भी आप सॉल्व करके देखना, हर एक प्रॉब्लम बहुत कंसेप्चुअल आपको मैं बता रहा हूं बच्चों, ऐसी कोई प्रॉब्लम बता रहा हूं। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बोल रहा है कि 200 किलो जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म, 200 किलो जूल ऑफ वर्क is performed, 200 kilojoule of work is performed by an ideal monoatomic gas, by an ideal monoatomic gas
आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ओके, ड्यूरिंग एक्सपांसन, ड्यूरिंग एक्सपांसन, ड्यूरिंग एक्सपांसन, ड्यूरिंग एक्सपांसन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल pressure, calculate heat evolved, calculate heat evolved in the system. कितना हीट इवॉल्व हो रहा है सिस्टम में, ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है, और ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इस सेक्शन का ये आखिरी प्रॉब्लम, इसको जरा ध्यान से बच्चों सॉल्व करें। क्या हीट इवॉल्व हो रहा है इन दिस सिस्टम? बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत छोटा प्रॉब्लम है, दिमाग लगेगा लेकिन इजीली नहीं सॉल्व होगा। यस, फाइंड आउट क्यू, हीट इवॉल्व, हीट का मतलब क्या होता है बच्चों? क्यू, आपको क्यू का वैल्यू निकालना है, और चूंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो QP इज इक्वल टू व्हाट? डेल एच, तो आप डेल एच निकालो या क्यू निकालो, बात बराबर है। ओके बच्चों, तो ये बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कैलकुलेट करिए, 1-2 मिनट का टाइम आपको देता हूं, दिमाग का इस्तेमाल करो पूरा एफर्ट के साथ। क्या आप पढ़े हो तभी पता चलेगा जब आप सोचोगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, 200 किलोजूल वर्क is performed by an ideal monatomic gas during expansion against constant external pressure। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरे प्यारे बच्चों सीधी बात है, दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस, एंड इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस कैसे वर्क डन निकालते हैं, कैसे आप हीट निकालते हैं, कैसे डेल यू निकालते हैं, कैसे डेल एच निकालते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आपको अप्लाई करना है, आंसर लाना, जल्दी से ला लो, जल्दी से, फास्ट फास्ट बच्चों। बट देखो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, चलिए मैं करता हूं इसको सॉल्व। सीधी बात, पहले देखिए क्या दे रखा है, 200 किलो जूल वर्क इज परफॉर्म बाय आइडियल गैस, तो सीधी बात है बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू 200 किलो जूल, बट दिस इज आवर मैग्नीट्यूड, है ना, ये मैग्नीट्यूड है। अब हमें साइन तो डिसाइड करना पड़ेगा। अब आपको पता है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? निगेटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग व्हाट बच्चों? ड्यूरिंग व्हाट? एक्सपांसन। ये वर्ड देखिए, ड्यूरिंग व्हाट? एक्सपांसन। अब अगर एक्सपांसन हो रहा है तो कौन वर्क कर रहा है? सिस्टम कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा साइन देंगे? माइनस। तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ 200 किलोजूल, बिकॉज एक्सपांसन में क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड उन केस में नेगेटिव साइन होता है। ये हमने कर दिया। अब वर्क डन निकालने का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा आइसोबैरिक में, माइनस ऑफ एनजीआर डेल्टा टी, ठीक है, एनजीआर डेल्टा टी। कुल मिला के दिस माइनस ऑफ एनजीआर डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ 200 किलो जूल। तो माइनस माइनस यहां से कट जाएगा, तो एनजीआर और डेल्टा टी का जो वैल्यू है ये 200 आ गया बच्चों आपके पास, वो भी किस में? किलो जूल में। तो ये बात आपको रखना पड़ेगा ध्यान। बोलोगे सर ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा आपने क्यों किया? इसका रीजन ये है बच्चों कि यार यहाँ पे हमें निकालना है हीट, और हीट का फॉर्मूला क्या है आपका?
एट कांस्टेंट प्रेशर एनसीपी और क्या डेल्टा टी। तो यार हमारे पास डेल्टा टी तो है नहीं, दो टेम्परेचर तो दिया नहीं है ताकि हम उसका डिफरेंस निकाल ले, या डायरेक्ट डेल्टा टी का वैल्यू लिख के तो दिया नहीं है। अब अगर डेल्टा टी है ही नहीं तो क्या क्यूपी निकल सकता है क्या? नहीं। तो कुछ ना कुछ एक इंफॉर्मेशन देगा आपको जो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यही तो है जेई और नीट, जो बच्चा दिमाग लगाएगा वही आगे जाएगा। ठीक है, समझ गए? तभी आपके सपने साकार होंगे जितना ज्यादा इसका यूज करोगे। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पे क्या है कि सीपी का जो वैल्यू है फॉर व्हाट, फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, तो मोनो एटॉमिक के लिए सीबी होता है 3/2r और सीपी होता है 5/2r। ऐसा लिख दिया हमने, सीपी इज इक्वल टू 5/2r। तो अब देखो यहां पुट कर देंगे एन सीपी 5/2r और इंटू डेल्टा टी। तो देखो बच्चों यहां से एन आर डेल्टा टी एक साथ ऐसा लिख देते हैं, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 5/2 इंटू एन आर डेल्टा टी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस एन आर डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 200 किलो जूल। तो अपन यहां पे क्या पुट कर देंगे, Q इज इक्वल टू 5/2 इंटू 200 है ना किलो जूल। अब ये इससे कट गया 100 टू जा, तो ये कितना हो गया 500 किलो जूल। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये आ गया बच्चों हमारा Q का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या आपको ये समझ में आ गया बच्चों? एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज कर दीजिए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, सार्थ आपने बोला था। यस यस यस, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, लो अभी तो दिख रहा है क्लियर। तो ये चीज है, ऐसे लगाना है कंसेप्ट। ठीक है, अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ते हुए धीरे 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 मंजिल के तरफ। ठीक है, समझ गए? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं थर्ड इसमें, कौन सा? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आपको बच्चों इसमें याद होगा कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है इसमें वॉल्यूम क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। तो डीवी का वैल्यू या डेल भी का वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जीरो होगा। ये दोनों जीरो होगा, आइदर डीवी या डेल्टा भी कुछ भी बोलो। और यहाँ जो सिस्टम हम लेके चल रहे, क्या लेके चल रहे? आइडियल गैस लेके चल रहे। तो अब सीधी बात यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर आर क्या आपका वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हो जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर। अब कुछ भी नहीं करो बच्चों, यहाँ पे अमाउंट भी क्या आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, गैस का अमाउंट भी फिक्स है। अब देखिए एकदम आसान सा, फिर वही हमको निकालना है Q डेल U डेल H और W, बस और कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका क्या, डेल U निकालेंगे, डेल U, फिर निकालेंगे डेल H। तो देखो बच्चों डेल U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NCV डेल्टा टी, है ना, NCV डेल्टा टी ऑलवेज वैलिड, है ना। और दूसरा ये हो जाएगा NCP डेल्टा टी। सारे प्रोसेस में ये डेल्टा एच का वैल्यू वैल्यूड होता है, एनसीपी डेल्टा टी इसलिए आ गया यहाँ पे। अब बात करें बच्चों अगर वर्क डन का, तो वर्क डन क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। क्योंकि अगर वर्क डन का जनरल फॉर्मूला आप लगाएंगे तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल। तो यहाँ पे डीवी वैल्यू जीरो, तो वर्क डन जीरो। ठीक है, तो ये आगे जीरो। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको साइड से बताना चाहता हूँ कि जैसे कल आपने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस, आपने देखा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फॉर्मूला लगा होगा, या वहां पे बहुत सारी बातें हमने बताया कि एक्सपांशन होगा तो रिवर्सिबल वाला बेटर है, कॉम्प्रेशन होगा तब भी रिवर्सिबल वाला बेटर है, बहुत सारी बातें मैंने बताया। लेकिन उसके बाद बात यह है कि आपने आइसोबैरिक पढ़ा, आप अभी आइसोकोरिक पढ़ रहे हो, क्या वर्कडन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों? नहीं होगा। इसीलिए जो मुश्किल मिले उसको अच्छे से कैच करो, बाद में इजी तो मिलना ही है। तो यहाँ पे वर्कडन क्या हो गया बच्चों जीरो। अब हम बात करें क्यू का, तो आपने पढ़ा है ना हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? डेल्टा यू, एंड विच इज इक्वल टू क्या आपका एनसीबी डेल्टा टी।
ये 3 फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूले का हम यूज करेंगे एंड प्रॉब्लम को, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को फटाफट बच्चों हम क्या कर लेंगे, सॉल्व। और ये कैसे आया था तो ये भी आपको पता होगा, ये कैसे आता है सारा बात बता दिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये भी कंडीशन आप ऐसे याद रखना बच्चों कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या याद याद रखना कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू व्हाट, आर, ये तो पता ही होगा आपको। तो और ये पता था Cp बाय Cv इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, गामा, है ना। तो अगर हम यहां रख दें कि गामा टाइम्स Cv, है ना, माइनस Cb इज इक्वल टू क्या आपका आर, तो Cb इज इक्वल टू क्या आपका गामा माइनस 1 इक्वल टू आर, तो Cb इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, आर बाय गामा माइनस 1, ये आ गया। तो मतलब आप इस Cb के पोजीशन में आप रख सकते हैं क्या, आर बाय गामा माइनस 1 मतलब एन आर बाय गामा माइनस 1 इंटू क्या बच्चों आपका डेल्टा टी, ऐसे रख सकते हैं, समझ गए। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं सीपी पोजीशन पे, एन इंटू गामा टाइम्स आर बाय गामा माइनस 1 इंटू क्या बच्चों आपका डेल्टा टी। इस तरीके से हम लोग रखते हैं फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए ताकि आप बड़े इजिली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और कुछ करना है इससे ज्यादा यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं यहाँ पे कराऊंगा, इसको आप जरा देखिए और फिर अप्लाई करिए कि क्या कंडीशन से बोल रहा है प्रॉब्लम में बच्चों कि 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्वेश्चन है 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस आर हीटेड इन ए क्लोज रिजिड कंटेनर, are heated in a closed rigid container such that temperature change from from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. Okay, calculate Q, W, del U and del H। ठीक है बच्चों, तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करिए। 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस आर हीटेड इन ए क्लोज रिजिड कंटेनर such that temperature change from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. Calculate Q, W, del U and del H। हीट निकालना है, वर्क डन निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है और चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। तो ये 4 है मेरे प्यारे बच्चों, इन 4 के बेसिस पे जाकर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन मतलब O2 गैस को ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बोले, नाइट्रोजन बोले, हाइड्रोजन बोले तो H2, नाइट्रोजन बोला तो N2, ऑक्सीजन बोला तो O2। तो ये कैसा है बच्चों, डायटोमिक गैस है ना। तो डायटोमिक के लिए Cb क्या होता है बच्चों आपका 5/2R और Cp कितना होता है 7/2R। ये सब याद रखोगे तब ना प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये Cp हो गया 7/2R, Cb हो गया 5/2R। ओके, अब देखिए यहाँ पे साथ में ये 80 ग्राम दिया हुआ है, तो मोल निकाल लेंगे ऑक्सीजन का, 80 डिवाइड बाय क्या 32, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 5/2 मोल। ठीक है, तो मोल आ गया ऑक्सीजन का कितना 5/2 मोल। ओके, तो ये बात है कि मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 5/2 मोल, और ये कंडीशन है। अब देखिए टेम्परेचर 27 से जा रहा 127 पे, तो डिफरेंस कितने का है बच्चों 100 का, तो डेल्टा टी इक्वल टू 100। देखो कभी भी डेल्टा टी का वैल्यू चाहिए ना, तो आप डिग्री सेल्सियस में डेल्टा टी निकालिए या केल्विन में डेल्टा टी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत बढ़िया आदिति, पृथ्वीराज बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। देखो अभी जो डेल्टा टी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डेल्टा टी निकालो केल्विन के टर्म में या डिग्री सेल्सियस के टर्म में, दोनों में बात बराबर होता है, सीधी बात आप देख लें। अभी जैसे मान लो हमने इन दोनों में डिफरेंस निकाल लिया 127 माइनस 27 तो 100 आ गया। अगर केल्विन में कन्वर्ट करके डिफरेंस निकालेंगे तब भी आएगा। 27 मतलब कितना केल्विन 300 और 127 मतलब कितना आपका 400 केल्विन, तो 400 में 300 जाएगा कितना बचेगा 100 ही तो बचेगा। तो जब भी डेल्टा टी निकालना हो
तो केल्विन से निकालो या डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा, कुछ भी डिफरेंस में चेंजेस आने वाला बच्चों नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब हम इनको जो है जरा सॉल्व करते हैं बच्चों, एक एक चीज आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं प्यार से वर्क डन। तो वर्क डन क्या जाएगा बच्चों इसका 0, क्योंकि क्लोज रिजिड कंटेनर है, मतलब वहां का वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जहां भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा उसका चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, इसी वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों उसका 0। तो ये वर्क डन अपना क्या हो गया 0 हो गया। अब आगे मैं बढ़ता हूं, क्योंकि वर्क डन 0 है, तो कंडीशन देखिए क्या है, कंडीशन है बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, वर्क डन 0, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों आपका 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं डेल्टा एच, तो क्या होगा एनसीपी, एन का वैल्यू कितना 5/2 और सीपी का वैल्यू कितना बच्चों 7/2r, एनसीपी डेल्टा टी कितना 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों Q इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा यू इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, तो यहाँ पे एन सी भी डेल्टा टी होगा, एन का वैल्यू 5/2 और सीबी का वैल्यू 5/2 मोल, और ये 5/2 आर, और डेल्टा टी वापस से क्या बच्चों 100। तो आ गया प्रॉब्लम, इससे इजी और क्या चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम आपको मिलेंगे बच्चों, इजी इजी, लेकिन कंसेप्ट लगाने आना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बात का ध्यान रखना, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके क्वेश्चन में छुपा रहता है, आपको ढूंढना है, सॉल्व करना है। प्यार से रीड करिए क्वेश्चन को, तभी सॉल्व होगा। एंड एक्साइटमेंट होना चाहिए कि नहीं मुझे सॉल्व करना है, बिना सॉल्यूशन देखे, बिना सर से पूछे, तो हम सोचेंगे तभी तो सॉल्व होगा। अब क्या सोचना है भाई, 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो 80 को पहले मोल निकाल लो, 80 हमने कर दिया 32, क्योंकि ऑक्सीजन में O2 होता है, तो वहां से मोल निकल गया। फिर O2 में 2 एटम है, तो डायटोमिक गैस हो गया, तो डायटोमिक के लिए C भी क्या होगा, तो 5/2r, Cp क्या होगा 7/2r, ये याद होना चाहिए। वर्क डन क्या होगा, तो बोला है क्लोज रिजिड कंटेनर, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो भाई वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर बोला हीट, तो भैया कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वही हीट के बराबर होता है, तो अब इंटरनल एनर्जी का चेंज या हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NCV डेल्टा टी। अब भाई डेल्टा टी 100 दिया हुआ है, मोल आपने 5/2 निकाल लिया, तो चाहिए क्या सीबी चाहिए, सीबी का वैल्यू कितना 5/2r, पुट कर देंगे, आ गया आंसर। इसके बाद डेल एच के लिए NCP डेल्टा टी है ना, तो डेल्टा टी 100, एन का वैल्यू 5/2r, और सीपी कितना बच्चों, सीपी का वैल्यू होता है आपका 7/2r, 4 बच्चों फॉर डायटोमिक गैस। तो यहां तक बच्चों मैंने आपको आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल पढ़ा दिया। इसके बाद है बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस का, बट मैं आपको एडियाबेटिक पढ़ाने से पहले कुछ एक आध और प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं जो आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड है। प्रॉब्लम को देखिए, सॉल्व करिए, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करने में, एंजॉय करिए प्रॉब्लम को। देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मैक्सिमल, क्वेश्चन है कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वर्क इन isothermal expansion of ideal gas from 2 bar 20 liter to 40 लीटर। ठीक है, 240 लीटर। तो देखिए ये पोस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें आपको निकालना है बच्चों वर्क डन। ठीक है, पहले निकालना है वर्क डन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले कैलकुलेट करना है यहाँ पे वर्क डन। ए भाई ये कौन सा प्रोसेस बोल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये आइसोथर्मल ना बोला है, तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट हो सकता है मेरे भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहेगा। यहाँ लिख के नहीं दिया है, वो तो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, टी कांस्टेंट रहेगा। तुम्हारा यार
आइसोथर्मल में क्यू कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में क्यू कांस्टेंट होता है, टी कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, कैसे बेवकूफ जैसा बातें ना करो यार, सीधी बात याद रखो कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो उसको आइसोथर्मल बोलते हैं। ये तो 500-600 बार बता चुका हूं। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से पहले घर पे। ठीक है, यहां पे बच्चों यहां पे जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना, उस प्रॉब्लम को टी के टर्म में और एन के टर्म्स में रखिए। मोल ले लो, मान लो मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू सपोज 1 मोल, मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है यार, कंफ्यूज ना हुआ करो यार, मूड खराब हो जाता है ऐसे मेरा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, इससे ज्यादा क्या है यार इसमें। ये तो याद रखो यार, पूरी पढ़ाया जा रहा है एडवांस लेवल का, ये आपको आइसोथर्मल में कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए सॉल्व करिए इसको। फर्स्ट निकालना है वर्क डन, सेकेंड निकालना है P2 का वैल्यू, थर्ड निकालना है आपको, थर्ड आपको निकालना है Q का वैल्यू, फोर निकालना है आपको डेल U एंड डेल H का वैल्यू। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले मेरी बात सुन लो। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और बच्चे का आया था इसीलिए मैं बोला, कोई बात नहीं, दो बच्चे का आ गया था। ठीक है इधर देखो, इधर क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। अब देखो अगर मैंने आपको पढ़ाया नहीं होता ना तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। क्या नहीं पढ़ाया होता, ये बात कि मैक्सिमम वर्क डन कब होता है। तो आप याद करो, एक्सपांशन के केस में रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होता है और कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होता है। मैंने ये बात पढ़ाया था। अब उसी प्रॉब्लम, उसी कंसेप्ट का इस प्रॉब्लम में यूज है। तो आपको कब क्या पूछ देगा ना वो आप नहीं जान सकते। अब अगर वो पता है तो ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, वो नहीं पता होता तो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है कॉन्फिडेंस के साथ, या कॉल करते तो रॉन्ग भी हो सकता था। ठीक है अब जरा ध्यान देखें, बोल रहा कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वर्क इन आइसोथर्मल एक्सपांशन। एक्सपांशन, एक्सपांड हो रहा है एंड एक्सपांशन में रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है मैक्सिमम। तो अब यहां पे लगा देंगे फॉर्मूला कि वर्क डन रिवर्सिबल इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, माइनस ऑफ NRT है ना, या माइनस ऑफ 2.303 NRT। फिर से देखो माइनस ऑफ 2.303 NRT लॉग ऑफ V2 बाय व्हाट बच्चों, V1। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वर्क डन हमारा आ जाएगा। अब वर्क डन इस यहाँ पे रिवर्सिबल लेके चलेंगे तो माइनस ऑफ 2.303, एन का वैल्यू 1 रख दो, आर का वैल्यू आर रहने दो, टेम्परेचर टी रहने दो क्योंकि टेम्परेचर गिवन है नहीं। अब यहाँ पे देखो बच्चों लॉग V2 फाइनल वॉल्यूम कितना है 40 लीटर, इनिशियल कितना है 20 लीटर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 40/20, तो 22 जा क्या होगा बच्चों 40, तो लॉग 2 आ गया। अब यहां से वैल्यू पुट कर देंगे माइनस ऑफ 2.303 इंटू आर इंटू टी और इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.3010। ये आप ऐसे पुट कर देंगे तो ये आ गया वर्क डन रिवर्सिबल। क्या बच्चों आप सभी को समझ में आया या आपने कैलकुलेट किया? जिसने कैलकुलेट किया, जिसको समझ में आया वो यस लिखकर सेंड करो, यस लिख के सेंड करो। बच्चों सारे यस यस लिख के सेंड करो जिसने भी कैलकुलेट कर लिया या जिसको समझ में आ गया। यस 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 वेरी गुड। तो ये वर्क डन निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पृथ्वीराज आपको समझ में आ गया बाबू, सॉल्व कर लिए, वेरी गुड। चलो ठीक, तो पहले ये वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया, वर्क डन निकाल लिया। अभी दूसरा मैं बात करने जा रहा हूं P2 का, P2 का बात करने जा रहा हूं। अब P2 कैसे निकलेगा, तो P2 का कंसेप्ट क्या हुआ हम लगाएंगे यहां पे। अब याद करिए हमने पढ़ाया था आइसोथर्मल में
कि P1 V1 इक्वल टू व्हाट बच्चों, P2 V2, पढ़े हो ना, इन केस ऑफ व्हाट आइसोथर्मल। तो P1 2 बार, V20 P2 निकालना है, और V2 कितना है बच्चों, देखो इधर 40 है, तो 22 जा 2 1 जा, तो P2 का वैल्यू कितना हो गया 1 बार। तो P2 का आंसर भी आ गया हमारे पास, यस, कि P2 कितना आ गया बच्चों 1 बार आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा है कि बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम निकालते हैं वर्क डन का वैल्यू, तो माइनस ऑफ W इज इक्वल टू क्या होता है, Q होता है इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो वर्क डन हमने कितना निकाला है, माइनस ऑफ 2.303 RT इंटू 0.3010, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस ऑफ 2.303, ठीक है, इंटू R इंटू T और 0.3010। तो ये अपने पास जो आप देख रहे हो फाइनली, दिस Q इज व्हाट, हीट इन टर्म्स ऑफ व्हाट बच्चों, जूल, बिकॉज R हम यहाँ पुट करेंगे 8.314, तो ऐसे निकल जाएगा हीट। अब बाकी बच्चा डेल्टा U और डेल्टा H, तो वो तो आपको पता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा U का वैल्यू भी 0 होता है और डेल्टा H का वैल्यू भी क्या होता है बच्चों 0, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों कि मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाया उस कंसेप्ट का हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए कि ऑल क्लियर लिख के रिप्लाई कर दो। देखो ये हुआ क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको लेके जा रहा हूं। देखो बच्चों, अगर कभी मैं आपको डांट दूं ना तो यार सॉरी यार, आप उसको दिल पे मत लेना, ठीक है, आपके लिए ही, क्योंकि आपको एक डर होना चाहिए कि हाँ हमें याद रखना है, क्योंकि आप याद रखोगे तभी एग्जाम क्रैक करेंगे। मेरा एक ही पर्पस है कि आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए, और आपका भी वही पर्पस है, हम दोनों का एक ही पर्पस है। बस हम दोनों आप अपने लिए काम कर रहे हो, मैं सबके लिए काम कर रहा हूं, आप सभी के लिए। तो मैं एक बार आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगा एडवांस लेवल तक की, मैं बस सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, आप जाके चेक कर लेना प्रॉब्लम में जितने कंसेप्ट लगेंगे ना, आप देखना मैं वो आपको पढ़ा के रखा हूं, वीडियो में बाद में भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि क्लास बीत गया, वीडियो तो रिकॉर्डेड रहेगा, कभी भी आप चेक कर लेना कि कोई भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा ना, उसका कंसेप्ट मैं जरूर पढ़ा दूंगा। हाँ, सोचना यार आपको पड़ेगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता यार, लेकिन मैं अपनी तरफ से ईमानदारी पूर्वक आपको पूरी चीजें पढ़ा दूंगा। बस हाँ, उसको बार बार घर पे पढ़ो, अप्लाई करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, तभी अपन टारगेट जो लिए ना कंप्लीट होगा एनी हाउ। क्योंकि जो भी हम सपने देखे हैं ना बच्चों, उसको साकार करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हमारा सपना जो है ना, वो पूरा करने के लिए अभी से 12-12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एकदम रात दिन एक करके एकदम गर्दा करके पढ़ना पड़ेगा, समझ लो, खूब पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तभी जाके अपना सिलेक्शन होता है बच्चों, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा पढ़िए एकदम, और पूरा एफर्ट लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट है कि कैलकुलेट वर्क डन बाय सिस्टम when an ideal gas when an ideal gas expanded isothermally from 20 liter to 40 liter against constant external pressure, against constant external pressure against constant external pressure is 5 बार। ठीक है, सिर्फ बच्चों यहां पे आपको वर्क डन निकालना है, साथ ही साथ आप चाहें तो डेल यू क्यू डेल एच भी निकाल सकते हैं मन करे तो। चलिए इसका आंसर सेंड करिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको और बताइए कि आंसर क्या आया।
पहले बच्चों क्या करो, प्रॉब्लम को रीड करो ध्यान से, उसके बाद क्या बोल रहा है वो पता करो, फिर आप कंसेप्ट अप्लाई करो उसके अकॉर्डिंग। जैसे भी रीड कैसे करना है, कैलकुलेट वर्क डन बाय सिस्टम व्हेन एन आइडियल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आइसोथर्मली टेम्परेचर कांस्टेंट है भैया। अब उसके बाद बोल रहा है कि फ्रॉम 20 लीटर टू 40 लीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब यहां पे कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, भी इनिशियल है इसका 20 लीटर और भी 2 है इसका क्या आपका 40 लीटर। तो अब ये बात है बच्चों, अब इसका बोल रहा है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट 5 बार। अब देखिए यहां पे बात यह है कि अगर आप फॉर्मूला लगाते बच्चों ये वाला जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 nRT लॉग ऑफ V2 बाई V1, तो इससे आपको गलत आंसर मिल जाएगा। वाई? बिकॉज आपको पता है रिवर्सिबल का वर्क डन अलग, इरिवर्सिबल का वर्क डन अलग। और अभी आप देखिए यहां पे क्या बोला है, एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू 5 बार, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा। और जब भी एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इरिवर्सिबल। तो पहले तो आपको वर्क डन निकालना ये तो पता ही होना चाहिए, दूसरी बार आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्क डन में आपको इरिवर्सिबल वर्क डन निकालना है, नॉट रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का लफड़ा सिर्फ आइसोथर्मल में है और एडियाबेटिक में, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर ये करते हो तो महा गलत हो जाएगा, माइनस में मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये पता कर लिया कि नहीं भाई इरिवर्सिबल में हमको लाना है आंसर, तो प्यार से फॉर्मूला लगा दो कि वर्क डन इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस व्हाट बच्चों V1। ठीक है, तो माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर कितना है इसका 5 बार, V2 कितना है इसका 40 लीटर, V1 कितना है इसका 20 लीटर, तो माइनस ऑफ 5 इंटू 20 कितना आ गया बच्चों, माइनस ऑफ 100 बार लीटर। अब इस बार लीटर को कन्वर्ट कर देंगे बच्चों हम किसमें, जूल में कन्वर्ट करेंगे। और आपको मैंने बताया है कि 1 बार लीटर इक्वल टू व्हाट 100 जूल, क्योंकि हमें एनर्जी एक्सप्रेस करना है, तो माइनस ऑफ 100 इंटू 100, आंसर किस में आ गया बच्चों, जूल में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको किलो जूल में हम एक्सप्रेस करें, तो यहां देखो जरा, माइनस ऑफ 100 इंटू 100 और डिवाइड इसको कर देंगे हम 1000 से, तो ये आंसर आ गया किसमें बच्चों हमारा, किलो जूल में। ये कट जाएगा इधर से, आ गया माइनस ऑफ 10 किलो जूल। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? क्लियर है? ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूं इसमें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है जो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ग्राफिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ, ऐसा दे रखा है। ठीक है, देखो ज्यादा डाटा वाटा यहाँ तो दिया नहीं है बच्चों, तो नॉर्मली इसको सॉल्व करना है और कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। सबसे पहली बात है कि इधर जो प्रेशर आपको दे रखा है वो दिया है बार में, ठीक है, इधर वॉल्यूम जो है बच्चों वो लीटर में, ये ग्राफ है ऐसा जा रहा है, और यहां जो है ना प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ है, और ये एरो ऐसा अपवर्ड दिखाया है, मतलब प्रेशर ऊपर जा रहा है। आप लोग इसको सॉल्व मत करो, मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग देखो बस। ठीक है, आप देखो सोचो, एकदम नया टाइप का क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, बिल्कुल नया, मैंने बहुत सोचा इस क्वेश्चन के बारे में रात में। ठीक है, अब देखो जरा इधर कंडीशन क्या है, ये जो है ऐसा एरो मतलब ये अपवर्ड जा रहा है, तो यहां पे ये पॉइंट है आपका ऐसा ऐसा, और ये पॉइंट है ये और ये, इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, ये आपको दे रखा है ये 1/22.4। ठीक है, ये दे दिया बच्चों 1/22.4। ठीक है, और यहां दे रखा है बच्चों ये 1/11.2। ठीक है, ऐसे दे रखा है, ये दो पॉइंट हैं,
ठीक है। और यहां पे आपको दे रखा है कि ये पॉइंट का प्रेशर है 1 बार और इस पॉइंट का प्रेशर है 2, ये दिया है। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। तो मेरी पहली बात यहां पे ये है बच्चों कि हम वर्क डन तो कैलकुलेट कर लेते भाई बड़े आसानी से, लेकिन कब? अगर ये P वर्सेस V का ग्राफ होता। अब आप सीधा सीधा देख लो, दिस ग्राफ इज नॉट P वर्सेस V, दिस ग्राफ इज P वर्सेस 1/V, P वर्सेस 1/V। तो कुल मिला के अगर हमें वर्क डन निकालना है यहां का, तो पता करना पड़ेगा कि आखिर ये जो ग्राफ है वो कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोबैरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोकोरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोबैरिक का, तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि देखो हर पॉइंट पे प्रेशर वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पे प्रेशर वेरी कर रहा है, तो ये आइसोबैरिक तो नहीं हुआ। इसके बाद देखिए हर पॉइंट पे 1/V का वैल्यू वेरी कर रहा है, तो 1/V का वैल्यू कब वेरी करेगा? जब V वेरी करेगा, ठीक है, क्योंकि 1/V अगर हम लिख रहे हैं तो 1/V में V तो वेरिएबल है, तभी तो 1/V का वैल्यू वेरी करेगा, अदरवाइज 1/V भी तो वेरी नहीं करेगा अगर V को कांस्टेंट कर देंगे तो मतलब ये बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस भी नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर आइसोबैरिक नहीं आइसोकोरिक नहीं, तो ऐसा नहीं कि हम उसको आइसोथर्मल बोल देंगे, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये आइसोथर्मल का ही ग्राफ है। तो कैसे? वो चीज आप देखिए। सबसे पहले बच्चों इस पॉइंट का हम निकालेंगे P1 और V1, और इस पॉइंट का हम निकालेंगे P2 और V2, ठीक है। अब आपको पता है इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस P1 PV का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, तो मतलब P1 V1, इफ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, देन दिस प्रोसेस इज व्हाट बच्चों? आइसोथर्मल। तो यहां पे प्रोसेस आइसोथर्मल में निकल जाएगा अगर P1 V1 P2 V2 के बराबर हो गया तो, ठीक है। अब जरा यहां देखो, यहां पे बच्चों इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है इधर वो 1 दिया, तो मतलब P1 का वैल्यू 1 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो दिया है 1/22.4, मतलब 1/V इज इक्वल टू 1/22.4। तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 22.4। तो यहां से आ गया V1 इज इक्वल टू 22.4, ठीक है। अब इधर आ जाओ बच्चों, यहां पे इससे करस्पॉन्डिंग P2 का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो P2 का कोऑर्डिनेट दे रखा है, वो P2 का कोऑर्डिनेट कितना दिया है बच्चों? 2 दिया है, ठीक है। तो V2 कितना दे रखा है तो वो निकालना पड़ेगा कि 1/V2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1/11.2, ठीक है। तो V2 इक्वल टू क्या हो गया? 11.2। तो ये आ गया बच्चों। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, P1 V1, ठीक है। अब यहां से निकालते हम जरा P1 V1, P1 V1, तो P1 V1 कितना? 1 इंटू 22.4, तो कितना आ गया आपका? 22.4 आ गया। और दूसरा हम इधर जरा प्रोडक्ट निकाल लें बच्चों, P2 V2, P2 V2, तो P2 का वैल्यू कितना? 2, और V2 कितना? 11.2, ये कितना हो गया आपका? 22.4। तो देखिए P1 V1 का जो प्रोडक्ट है वो P2 V2 के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो यहां जाके प्रूफ हो गया कि भाई साहब दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर ये अब प्रूफ हो गया ना, तो अब हम आइसोथर्मल का कंसेप्ट लगाएंगे। तो अब इसमें भी वर्क डन निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्क डन निकालने के लिए अब हमारे पास आइसोथर्मल में 2 फॉर्मूला है। बोलोगे सर कौन कौन सा? एक रिवर्सिबल का, दूसरा इरिवर्सिबल का। अब भाई बोलोगे सर दोनों में से कोई लगा दे तो चलता है ना? नहीं यार, दोनों में से कोई लगा दोगे तो नहीं चलता है। वाई? क्योंकि भाई रिवर्सिबल में अगर आप जाओगे तो रिवर्सिबल के केस में ज्यादा वर्क डन होता है एक्सपांशन में, इरिवर्सिबल का कम। कंप्रेशन में इरिवर्सिबल ज्यादा वर्क करता है, रिवर्सिबल कम। दोनों सेम वर्क तो नहीं कर रहा, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैसे पता करें कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? तो बच्चों मैंने बताया है कि अगर हर पॉइंट पे प्रेशर वेरी करे उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे, और अगर हर पॉइंट पे प्रेशर वेरी ना करे, कांस्टेंट हो, उसे बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां से चलना अगर स्टार्ट कर रहे, स्ट्रेट लाइन धीरे 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 बढ़ रहे हैं, तो हर पॉइंट पे प्रेशर वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है।
तो हर पॉइंट का प्रेशर अगर वेरी कर रहा है तो प्रेशर क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। तो फिर यहाँ पे आप कौन सा प्रोसेस लेकर चलोगे, रिवर्सिबल प्रोसेस लेकर चलना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर, रिवर्सिबल प्रोसेस का मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम लगा देंगे कि बोलेंगे भाई यहाँ पे भाई एक्सपांशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है। तो आप देखो इनिशियल वॉल्यूम कितना आया 22.4, फाइनल वॉल्यूम कितना आया, इधर V2 है 11.2। तो सीधी बात है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपांशन या कंप्रेशन। तो कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, साइन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये बात, ये कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 NRT, एन का वैल्यू नहीं दिया है, एन रहने दो, टी भी नहीं दिया, NRT रहने दो, इनटू NRT, उसके बाद NR और ये T, और इसका लॉग ऑफ क्या बच्चों V2 बाई V1। इसका जो V2 है वो कितना है 11.2 है, तो 11.2 डिवाइड बाय V1 कितना है बच्चों 22.4, तो डिवाइड बाय 22.4 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहां से आ गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 NRT और लॉग ऑफ 1/2। अब इसको लिख सकते हैं बच्चों ऐसा, log 1 माइनस log 2, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से log 1 माइनस ऑफ log 2। तब देखो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, log 2 का वैल्यू 0.3010, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बोलो यार, जान बचा लिया आदित्य भाई, जान बचा लिया मेरा। तो यस नहीं लिखा, मैं सांस लेना बंद कर दिया था, अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो वर्क डन क्या आ गया प्लस 2.303 इंटू एन इंटू आर इंटू टी, और log 2 का वैल्यू 0.3010। तो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव आ गया, ऐसे वर्क डन निकल जाएगा। तो एन का वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट कर देंगे, आर का वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट कर देंगे, आर का वैल्यू दिया नहीं रहेगा पता ही रहता है, टेम्परेचर दिया रहेगा कौन सा टेम्परेचर है वो पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्या बात समझ में आया। और इन सारे प्रॉब्लमों से आपने क्या समझा कि प्रॉब्लम का कोई एंड नहीं है, लेकिन दिमाग में सोचना अगर आप चालू कर दिए तो प्रॉब्लम का एंड है। अब जैसे देखो कल भी करा, आज भी सारे प्रॉब्लम मैंने नया नया आपके सामने ला के रखा, ऐसे कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम मेरे पास बहुत है। और प्रैक्टिस जब कराऊंगा ना तो आप देखना, चैप्टर एंड होने पे कोई और चैप्टर पढ़ाते रहूंगा, पीछे का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन, सोचने वाले क्वेश्चन होने चाहिए हर क्वेश्चन में। अच्छा यस बिल्कुल, मैंने कैसे पता किया रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, तो देखो बच्चों यहाँ पे देखिए प्रेशर 1 से 2 पे जा रहा है, तो हर पॉइंट पे एक ग्राफ कंटिन्यूअसली ऐसे जा रहा है, मतलब धीरे धीरे हर पॉइंट में प्रेशर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये कोई जंपिंग वाला ग्राफ तो है नहीं कि अचानक से प्रेशर बढ़ गया या कम हुआ। ये में इस ग्राफ पे कैसे पता बोल रहा है कि प्रेशर इंक्रीजेज एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो अगर हर पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, हर पॉइंट में प्रेशर चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस। समझे, ये बात है, समझ में आया आपको। यस यस ठीक है, तो यहां तक मैंने बच्चों को करवा दिया, यहां तक जो भी बातें थी, जो भी इंपॉर्टेंट कंडीशन था मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ये कहानी खत्म। कहानी क्या है बच्चों, पूरे तरीके से खत्म है। आज एक काम आप लोग करना, जितना भी अभी तक पढ़े हो उसका फॉर्मूला चार्ट बना के मेरे व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली सारे बच्चे सेंड करना। अगर आपको मुझसे प्यार है, मेरे पढ़ाने से प्यार है, अच्छे से पढ़ा रहा हूं अगर, तो आप मेरा वर्क दिया हुआ जरूर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो समझेंगे कि आपको मतलब मजा नहीं आ रहा है। तो आप बच्चों पूरा फॉर्मूला का चार्ट बना के जितना अभी तक पढ़ाया हूं, एक एक केस स्टार्टिंग से, सिर्फ फॉर्मूला नॉट थ्योरी, और मेरे को सेंड करो मेरे व्हाट्सएप पे ताकि आपको याद हो जाए ऐसे, ठीक है। अब देखिए लास्ट केस है बच्चों, इधर का केस का नाम है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस बच्चों 9:30 हो जाए तो मुझे जरा रिमाइंड करा देना तुम लोग, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, मैंने पढ़ाया था आपको कि Q का वैल्यू क्या होता है बच्चों 0। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होता, हीट ट्रांसफर नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जो Q का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों।
Q इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब अगर Q का वैल्यू 0 है तो यहां पे जरा ध्यान देखिएगा, Q का वैल्यू 0 है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम पता करना है। तो देखो यहाँ पे है ये सिस्टम, और ये सिस्टम कौन सा है आपका, आइडियल गैस, और ये भी सिस्टम है आपका जिसमें भरा हुआ आइडियल गैस। यही जा रहा है यहां से यहां, जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है। देखो ये स्टेट 1 पे है और ये स्टेट 2 पे है। हमने बताया था कि जब भी आप एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़े तो यहाँ पे तीनों वेरिएबल होता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो यहाँ पे आ गया बच्चों P, V और ये T। यहाँ P1 V1 और यहाँ पे क्या आपका T1। अब यहाँ पे आपका P2 V2 और ये आपका T2। ठीक है, सबसे पहली बात, बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको ये पढ़ाया कि एनर्जी एक्सचेंज करने का दो तरीका, एक वर्क डन और दूसरा हीट। ठीक है, अब यहाँ पे हीट एक्सचेंज क्या है आपका, 0, मतलब हीट का ट्रांसफर तो होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे बच्चों, वर्क डन होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर आपने पढ़ाया था कि हीट एक्सचेंज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए था, तो टी तो कांस्टेंट रहना चाहिए था। इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा जरा ध्यान से सुनो। ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि हीट ट्रांसफर होगा तभी टेम्परेचर बदलेगा। आपने पढ़ा ना आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, लेकिन वहां पे हीट का वैल्यू तो 0 नहीं था, हीट ट्रांसफर तो था कि नहीं था, था, हीट का वैल्यू था, उसके बावजूद भी टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट है। मतलब सीधी बात याद रखें, टेम्परेचर वेरिएशन का रिलेशन एनर्जी से है, हीट से नहीं है। जहां भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा, वहां का टेम्परेचर चेंज होगा, बिकॉज हमारे सिस्टम का टेम्परेचर एनर्जी डिसाइड करता है, ना कि हीट। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब देखो, बोलोगे सर फिर आइसोथर्मल में अगर हीट एक्सचेंज है, वर्क डन हो रहा है, तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो फिर वहां टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे हुआ। तो आपने देखा बच्चों वहां का डेल्टा U 0, इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं, डेल्टा H 0, इंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं। वहां पे क्या था कि Q इज इक्वल टू माइनस W, मतलब जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो हीट निगेटिव, जब वर्क डन निगेटिव होगा तो हीट पॉजिटिव, मतलब एक दूसरे का रिवर्स है। तो मतलब अगर हमारे ऊपर वर्क हुआ तो हम उतना हीट रिलीज कर देंगे, अगर हमने हीट एब्जॉर्ब किया तो हम उतना वर्क कर लेंगे। तो नेट एनर्जी क्या रहा उस टाइम बच्चों, कांस्टेंट, इसलिए टेम्परेचर वेरी नहीं किया, तो वो क्या बन गया बच्चों आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, बट इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा, लेकिन बच्चों यहां वर्क डन तो होगा ना, ठीक है, ठीक है, वर्क डन तो होगा, और अगर वर्क डन होगा तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अब अगर एनर्जी का एक्सचेंज होगा बच्चों, अगर एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, वेरी, आइदर टेम्परेचर इंक्रीजेस और टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब बोलोगे सर इतना क्यों बता रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। अब आज हमसे बहुत दिनों से आप अब पढ़ रहे हो, 15-20 दिन से, तो आप आइडिया समझ गए कि मैं जो बोलता हूं उसका यूज होता है प्रॉब्लम में, इसलिए ध्यान से सुनो। तो आप ये समझ लें कि जब एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो टेम्परेचर वेरी करेगा। तो याद रखना कि अगर मेरे सिस्टम मतलब मेरे अंदर एनर्जी बढ़ गया तो हमारा दिमाग का टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरे अंदर अगर एनर्जी कम हो गया तो दिमाग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस वैसे ही है कि जब भी सिस्टम का एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा, एनर्जी कंटेंट क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब सिस्टम का एनर्जी कंटेंट कम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो कभी भी अपना ऐसा दिमाग मत लगाना कि सर हीट तो चेंज नहीं हो रहा, हीट तो 0 है, टेम्परेचर भी 0 होना चाहिए था। हम बोलेंगे नहीं, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि टेम्परेचर का हीट से सिर्फ लेना देना नहीं है, टेम्परेचर का लेना देना है एनर्जी से, और एनर्जी का एक पार्ट है सिर्फ हीट, दूसरा वर्क डन भी बैठा हुआ है। तो यहां पे वर्क डन 0 तो भाई नहीं है। क्लियर बच्चों, क्लियर है? गिव मी आंसर प्लीज बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। यहां पे क्लियर है? सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए यार।
इतना मेहनत लगा बताने में, इतना एनर्जी कंज्यूम किया हमने अपना, है ना, इतना एनर्जी लगा के आपको पढ़ाए। अब देखो जरा यहाँ पे कैसा होता है बच्चों कि अगर आप यहाँ लगाते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू NR और क्या T1, क्योंकि NR कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू क्या बच्चों NR, और यहाँ पे आ जाएगा P2 V2 बाय T2 इज इक्वल टू क्या बच्चों NR। तो देखिए जो NR का वैल्यू यहाँ पे होगा वही NR का वैल्यू यहाँ पे होगा, तो कुल मिला के इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग क्या बोलेंगे, PV बाय T इज इक्वल टू व्हाट बच्चों K। तो अब जरा यहाँ पे याद रखें कि P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2, मतलब इन तीनों का जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। आज का आखिरी पॉइंट जो मैं बोला वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मत सोचना कि हीट अगर जीरो है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हीट का डायरेक्ट सिर्फ टेम्परेचर से लेना देना नहीं है, टेम्परेचर का लेना देना वर्क डन से भी है, मतलब एनर्जी से है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, मतलब टेम्परेचर भी चेंज होगा। क्लियर बच्चों, क्लियर क्लियर, ओके। अब देखो आगे, अब वही बात है कि सर अगर आपने ये लिख दिया तो क्या मैं याद रखूं, बिल्कुल याद रखो, P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2, और ये आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से, स्टेट ऑफ मैटर में इक्वेशन ऑफ स्टेट इसका नाम है। अब ये आगे इसको याद रखिएगा। अब बच्चों इसमें फिर वही बात, सर डेल्टा यू क्या होगा, सर डेल्टा एच क्या होगा, तो मैं बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा एच और डेल्टा यू वही होगा जो होता आया है सभी में, और क्या होगा तो प्यार से लिखेंगे NCV डेल्टा टी, और यहां पे डेल्टा टी जीरो नहीं है क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, यहां पे सिर्फ हीट का वैल्यू जीरो है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि NCV क्या हो गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, एंड डेल्टा एच इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, एनसीपी क्या आपका डेल्टा टी, इस बात का आप ध्यान रखना। क्लियर बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ का जो हीट का वैल्यू है ये क्या हो गया, जीरो, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखो कि एनर्जी ट्रांसफर का जो दूसरा रूप है हीट वो जीरो है, वर्क डन जीरो यहां पर नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब एक आखिरी मिनट है अपना लेक्चर बचा हुआ, और आखिरी मिनट में जाते जाते आखिरी पॉइंट जो बताने जा रहा हूं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल पे इरिवर्सिबल पे दोनों पे वैलिड होता है ना। तो इसीलिए अगर हम यहां लगा रहे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये क्यू का वैल्यू जीरो इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वर्क डन इक्वल टू क्या बच्चों, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू के बराबर वर्क डन होगा। तो अब बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि वर्क डन का यहां से जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा टी। NCV डेल्टा टी ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये वैलिड इन बोथ प्रोसेस, आइदर इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पे और एडियाबेटिक में वैसी आइसोथर्मल की तरह रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बातें होगी, क्योंकि आपने यहां देखा कि P1 V1 और T1 से जा रहा है, ये कहां पे P2 V2 और कहां पे बच्चों T2 पे। तो देखो अगर यहां से यहां टेम्परेचर कांस्टेंट होके जाता है तो इरिवर्सिबल, और अगर यहां से टेम्परेचर हर पॉइंट पे वेरी करता हुआ जाता है तो उसको बोलेंगे रिवर्सिबल। आज के लिए यही रखते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, सोते रहिए, और साथ में सबसे ज्यादा पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे कल। आप अपना ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए, अभी पढ़ने का वक्त है, पूरा ताकत लगा दो अपना पढ़ने के पीछे। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मिनिमम 2.5 आवर सेल्फ स्टडी करो हर एक दिन। बाय बच्चों, बाय।